एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बार जो वोट देने जाएँ तो आप किसी भी वाद में मत फँसिए। आप पार्टीवाद में मत फँसिए, जातिवाद में मत फँसिए, धर्मवाद में मत फँसिए, क्षेत्रवाद में मत फँसिए। आप देखिए कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। अगर मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार है, तो मैं खुलेआम कहता हूँ, अपने मन से कहता हूँ कि मैं उसका समर्थन कर दूँगा, मैं उसका प्रचार करूँगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम आपको नरपतगंज विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में है देख रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश कुमार नाम हुआ इनका। ये अभी पटना साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और इन्हें सिविल सर्विसेज में भी अपनी सेवा दी है, डीएसपी के पोस्ट पे किशनगंज में। और तमाम बातें करेंगे राजनीति से जुड़ा। अभी मैं आपको बता दूं, ये नरपतगंज विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है 2020 में, जो लोग विधानसभा के चुनाव और लोकसभा में 2024 के चुनाव। तमाम बातें करेंगे कि एज ए प्रोफेसर राजनीति में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तनवीर जी। आप हाँ, बताएँ। सर, आपने 2020 में भी विधानसभा लड़ा था, इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, और 2024 में भी। क्या रहा आपकी, क्या ये रही? देखिए, जब हम पुलिस की नौकरी छोड़कर आए, तो उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया मैंने। और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जो जो मैंने मुद्दे सेट किए थे अपने लिए, उस पे काम करना शुरू किया। तो इन बिटवीन मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो एक पॉलिटिकल सीलिंग की गई है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसी को तोड़ने के उद्देश्य से मैंने 2020 में चुनावी मैदान में आया था, नरपतगंज विधानसभा से ही। और उसके बाद फिर 2024 में आया। और मैं बहुत ही एथिकल पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं कि कितने सुचितापूर्ण वोट्स मिले थे आपको विधानसभा में पिछले 5,000 वोट मिले थे मुझे। हाँ। आप जूलॉजी जैसे विषय से राजनीति की ओर रुख करना कैसे संभव हुआ? आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये यूजुअली लोग सोचते हैं कि जो राजनीति विज्ञान पढ़े हैं उन्हीं को राजनीति की समझ है, और जो साइंस के लोग हैं उनको समझ नहीं है ज्यादातर, अमूमन। मतलब ये क्वेश्चन धारणा है लोगों हाँ, धारणा है लोगों का। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो हम जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, और जूलॉजी जो है बिल्कुल प्रकृति का चीज है। जो हम जूलॉजी के पार्ट हैं। हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, जो पक्षी वहां चल रही है उसके बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं, और उसके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारा जो जो बिहेवियर है, जो हमारा सोच है, उससे जुड़ा हुआ चीज है, उसको दर्शाता है। इसलिए हम बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं पॉलिटिक्स से। आपके अनुभव से समाज और राजनीति को क्या लाभ मिल सकता है? बहुत लाभ मिल सकता है। जो अभी इस समय जिस तरह की यात्रा पे हम हैं, जो पॉलिटिकल एक जो चेतना कह सकते हैं कि चेतना का, यहाँ आप किसी लोगों से बात करिए तो उनके अंदर पॉलिटिकल चेतना का बहुत अभाव है। क्षेत्र में जाएंगे, या एक बात अक्सर आप सुनेंगे कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं। लेकिन जब मैं क्षेत्र घूमना शुरू किया और बहुत लोगों से मैंने बात की, तो मुझे लगा कि ये बात सरासर झूठ है। यहाँ के लोग पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर हैं, और इसका टेक्निकल चीजें नहीं जानते हैं। नहीं, बस टेक्निकल नहीं, मतलब पॉलिटिक्स का बिल्कुल समझ नहीं है उनको। एक जो राजनीतिक जो हम लोग बोलते हैं ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसका मतलब ही नहीं समझते हैं। यहाँ आप चले जाइए सांसदों विधायकों से, उससे बोलिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या हो, तो वो नहीं बता पाएंगे। और 20-20 साल से वो विधायक सांसद हैं, वो नहीं बता पाएंगे, तो आम पब्लिक क्या बताएगा। अब आप समझिए कि अगर कोई एक नस्ल, एक कौम पॉलिटिकली मेच्योर है, तो कोई आदमी को 20-20 साल तक अपने माथा पे बैठा के नहीं रखेगा। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आप 20 साल तक किसी को बैठा के रखे हैं, एक नेक्सस बन गया है पॉलिटिकल, अपराधियों का, अधिकारियों का, इन सबों का नेक्सस की वजह से एक खास समूह के लोग हमेशा शोषण करते हैं और बाकी लोग हाशिए पे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक जो है समझदार पॉलिटिकल ज्यादा इंडिया के अंदर देखा गया है, जिसके ऊपर जितने मुकदमे हैं वही ज्यादातर लोग राजनीति में सक्रिय हैं। आप कैसे देखते हैं? तो अब ये बताइए ना, अगर मान लीजिए पॉलिटिकली लोग मेच्योर होंगे तो वो ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनेंगे। अगर अभी एक सब्जी खरीदने जाते हैं तो बाजार में सभी टोकरी वालों को देखते हैं कि सबसे ताजी सब्जी किसकी है। नहीं लगता पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली मैटर करता है? यानी अगर अच्छे लोग, समाज के जो ईमानदार लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है, और उन लोगों के जैसे आदमी के पास ही फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, इसलिए वो ज्यादा देश का फायदा उठाता है। हाँ, देखिए पहली बात को हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो एक नजर आप देखते हैं कि ताजी सब्जी किसकी है, वो खरीदता है। जब एक दिन का मामला है, रात में बना के खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा वो। 5 साल के लिए आप किसी को चुनते हैं और एक बार भी नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो सामने उम्मीदवार है वो कितना ताजा है, कितना सच्चा है। और ये वजह है ना कि अपने कैंडिडेट का चेहरा 2-2 साल, 3-3 साल तक लोग नहीं देख पाते हैं, और क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। देखिए, जब तक पब्लिक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, वो हमेशा शोषित रहेंगे। अगर अभी क्या हो रहा है, देखिए आपको लगता है ना कि जैसे ये पब्लिक है, तो इनको लगता है कि ये मतलब चुनाव कर रहे हैं, मतलब विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जो पॉलिटिकल पार्टी है टिकट देके जिसको भेज दी उनको वो वोट कर रहे हैं। जी। तो चुनाव कौन किया? पॉलिटिकल पार्टी के लोग किए। पार्टी क्या वो झंडा तले बैनर तले यहाँ के हाँ। आपके क्षेत्र की जो तो जनता है जनता उसकी जनता क्वालिटी कहाँ नहीं देखेंगे, जनता वो कहाँ कहेंगे मैंने सुनती है? मोदी जी को वोट करना है, मुझे नीतीश जी को, मैंने फलाना को वोट करना है, अरे ऐसे जिस लोग जिस दिन जो अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे उम्मीदवार को चुनना शुरू कर देंगे तब हम मानेंगे कि वो तब उस दिन समाज में बदलाव हो। तब मानेंगे कि बदलाव तो तब होगा ही होगा सुनिश्चित रूप से। विकास भी हो। तब हम मानेंगे कि वो विधायक चुन रहे हैं, वो सांसद चुन वो रहे हैं। चुन रहे हैं, बिल्कुल। समझे? ना कि आप आए और हाँ। घोड़े पे चढ़ के आए और बस, अपने बस। को ढोल अभी बाजे के अभी साथ जो भी आपको वोट सांसद विधायक बन रहे हैं इसी को मैंने एक नाम दिया पॉलिटिकल कॉलेजियम का। देश में 20 लोग हैं मात्र उंगली पे गिने हुए, जो तमाम 4000 से ऊपर सीट है विधानसभा का और जो 700 के आसपास मतलब लोकसभा राज्यसभा मिला के सीट है। तो इन सारे सीट को कौन तय कर रहे हैं? 20 लोग तय कर रहे हैं। जी, मैं एक और सवाल लूँगा आपसे। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? किसी दल से जुड़ना क्यों उचित नहीं समझा आप? देखिए, दल से जुड़ने के लिए तो एक आइडियोलॉजिकल बैरियर होता है किसी भी व्यक्ति का, जो मेरा मतलब आइडियोलॉजी है अपना जो मैं सोचता हूँ, तो उस हिसाब से हमारे लिए मतलब एक होता है कि हम किस पार्टी से जुड़ सकते हैं, किससे नहीं जुड़ सकते हैं, एक वो बैरियर होता है। दूसरा है कि मैं मतलब पार्टियों टिकट लेने की यहाँ 2 चीज़ें हैं, जो प्रचलित कोई भी आपको बता देगा। या तो आप खूब पैसे खर्च कीजिए या खूब चमचागिरी कीजिए। इन दोनों में से मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ना तो मैं चमचागिरी करने वाला हूँ, ना मैं पैसे खर्चा करने वाला हूँ। तो अगर उसके बावजूद कोई पार्टी के नाम पर 1-1 करोड़, 2-2 हाँ, करोड़ लोग तो टिकट ले अगर रहे हैं। हाँ, यस मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। अगर उसके बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे टिकट देगी और उससे मेरा आइडियोलॉजिकल मैच होगा, तो आप मैं उसका लड़ेंगे? टिकट लूँगा। अगर नहीं मैच होगा तब हाँ। उसके बावजूद भी मैं नहीं ले लूँगा उसका। निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ। क्या आपको लगता है कि आज के समय में निर्दलीय उम्मीदवार जनता के विश्वास को जीत सकता है? एकदम जीत सकता है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यही पूर्णिया अभी 2024 का लोकसभा में देखिए कि इतना लोकसभा बहुत बड़ा सीट होता है और इस पोलराइजेशन समय में भी पप्पू यादव जी जीते और उसके तुरंत बाद कुछ ही दिन बाद रुपौली से जो सांसद बने विधायक बने शंकर सिंह, वह भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते। तो ऐसा थोड़ी है कि ये मैं पहला काम करने जा रहा हूँ, ये हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपकी नज़र में शिक्षा और राजनीति को जोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो शिक्षा और राजनीति को जोड़ने का है, वो है कई तरह के वाद हैं, जैसे जातिवाद है, धर्मवाद है, पार्टीवाद है, पैसावाद है, तो क्षेत्रवाद है, भाई-भतीजावाद है। तो वो एक शिक्षित व्यक्ति को भी रोकता है उस चीज़ से। जो मान लीजिए अगर शिक्षित व्यक्ति है, वो जानता है कि एक पॉलिटिकली साउंड व्यक्ति है, उसको मुझे वोट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये विभिन्न वाद में फँस के नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जब तक ये वाद नहीं मिटेगा, तब तक शिक्षित लोग भी एक अच्छा मतलब पॉलिटिकल थिंकिंग को अच्छा, नरपतगंज क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अभी भी आपको क्या लग रही है? यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए 2-3 बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे कि उसमें किसी को रेट करना मुश्किल है। जो मेरी नज़र में मैं एक चूँकि शिक्षक हूँ और शिक्षा को बहुत नज़दीक से देखा मैंने, शिक्षा की महत्व को समझता हूँ मैं। तो शिक्षा यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी वो इतने जागरूक नहीं हैं। इसलिए एजुकेशनली बहुत पिछड़ा इलाका है एक। दूसरा यहाँ पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इसमें? स्वास्थ्य तो बहुत नदारत है। यहाँ पे पीएचसी जाकर हालत देखिए कि एकदम भी नहीं काम कर रहा है वो और जो आस-पास में शिक्षा, स्वास्थ्य ये मूलभूत हाँ, सुविधाएँ हैं लोगों को तो जो मिलनी सब सब ज़ीरो लेवल पे है। उसको मुझे काम करना है उसके ऊपर में। हमने एम्स की लड़ाई लड़ी थी कि हम चाह रहे थे कि पूर्णिया और अररिया के बॉर्डर पे एम्स हो, लेकिन लोग जो है उसको समझे यहाँ के सांसद ने लिख के दिया हुआ है कि वो सब एम्स जो है सहरसा में बनना चाहिए। आपको विकास के किन क्षेत्रों में सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अगर आप यहाँ से जनता जनादेश देती है तो हाँ। काम करना चाहिए? मैं मतलब देखिए मैं अपने मैनिफेस्टो में भी लिखता हूँ प्रायोरिटी बेस में एक साथ कई काम को करूँगा जिसमें शिक्षा काम करूँगा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करूँगा, यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं काम करूँगा, यहाँ के पलायन पे मैं काम करूँगा, यहाँ पे जो मतलब व्यापारियों के लिए व्यापार को बढ़ावा देने का काम होता है उसको काम करूँगा, जो सुरक्षा है उस पे काम करूँगा, जो ऑफिसेज में भ्रष्टाचार हैं उनके विरुद्ध में काम करूँगा। तो कई काम है जो पैरेलल एक साथ मैं शुरू करूँगा। इसके लिए योजनाएं बनाएं। एकदम बनाया हुआ मेरा योजना। जनता आप पर भरोसा क्यों करे जबकि अनुभवी नेता भी इस मैदान में है? कौन अनुभवी है? कोई अनुभवी नहीं है, सब मतलब एजेंट बैकग्राउंड से एजेंट हैं, मतलब उनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है। वो पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, जनता की बात करना नहीं जानते हैं। नरपतगंज का अब तक का कौन सा विधायक सांसद हुआ जो कि सदन में अपनी आवाज को उठा सका? वो एक भी नाम बता दीजिए तो आपको लगेगा कि आजादी के बाद से तो अभी तक कोई सांसद विधायक इधर हुआ ही नहीं जो सदन में अपनी आवाज को रख सके। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादातर क्षेत्र की समस्याएं आपको जो जनता से जब मिलते हैं तो आपको क्या लगती है, क्या सुनने को मिल रही है जो आम जनता की जो अभी समस्याएं हैं? हाँ, देखिए 2-3 समस्याएं बहुत ज्यादा है। एक तो ऑफिसों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्या जैसे खाद उसको समय पे नहीं मिलेगा, ब्लैक रेट पे मिलेगा। इसके बाद पलायन बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार का युवा जो है उनके हाथ में रोजगार नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ का बहुत बुरा हालत पे है, एजुकेशन बहुत निचले स्तर पे है। ये सारी जो बेसिक समस्याएं हैं
तो ये सबके मुँह से सुनने को मिलता है और इसीलिए हम इस पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे विधानसभा लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं? सबसे पहला मुद्दा, बेसिक मुद्दा क्या होगा जो आप सबसे बड़ा मुद्दा होगा, मैं जनता से ये एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस बार जो वोट देने जाएँ तो आप किसी भी वाद में मत फँसिए। आप पार्टीवाद में मत फँसिए, जातिवाद में मत फँसिए, धर्मवाद में मत फँसिए, क्षेत्रवाद में मत फँसिए। आप देखिए कि सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। अगर मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार है, तो मैं खुलेआम कहता हूँ, आपके मन से कहता हूँ कि मैं उसका समर्थन कर दूँगा, मैं उसका प्रचार करूँगा। लेकिन उसे वो मुझसे बेहतर होना चाहिए। डिबेट करें हर यस, चीजों पर? एज़ अ उम्मीदवार मुझसे बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अब देखिए फाइनेंशियली यहाँ पे चाहे जो भाजपा वाले आएँगे, चाहे राजद वाले आएँगे, भाजपा वाले आएँगे तो किसके नाम पे वोट माँगेंगे? मोदी जी के नाम पे। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। और राजद वाले आएँगे तो वो लालू जी के नाम पे वोट माँगेंगे, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो वो अपनी बात करें ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने नाम पे वोट माँग रहा हूँ। अगर मुझे 5000 वोट आए हैं तो वो अपने नाम पे मिला है मुझे। ना उसमें पैसा लगाया हुआ है, ना उसमें कोई जाति घुसेड़ा हुआ है, ना उसमें धर्म घुसेड़ा हुआ है, ना उसमें अच्छा, कोई। आपको लगता है कि अभी जो बिहार के जो सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो पहले तो मुद्दे की बात होती ही नहीं थी, हाँ, अभी प्रशांत किशोर जो एक आए हुए हैं, ये जनस्वराज के सूत्रधार, ज्यादातर प्लान को बनाए हुए हैं कि बिहार से जो प्लान जो हो रहा है, प्लान युवाओं का, चाहे जैसे भी जिस क्षेत्र में भी हो, प्लान कहीं ना कहीं मुद्दा अब विपक्षी पार्टियां भी इसको मुद्दा बना रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, पलायन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जो जितनी भी सरकारें आई, वो यहाँ के इकोनॉमिक एनहांसमेंट पे कोई ऐसा रोड मैप बनाकर काम नहीं किया। अब देखिए कि हर आदमी जुमला दे रहा है। जैसे आपने प्रशांत जी का नाम लिया ना अभी, वो भी जुमला दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस बार जो छठ में आएगा दोबारा लौट के नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, जादू का छड़ी थोड़ी है। उसके लिए आपको 5 साल 10 साल का प्लान लेना पड़ेगा। तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब वो खुद ही बोलते हैं कि हम मोदी जी के साथ लोगों को काम किए। उम्मीदें दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी के साथ काम किए तो मोदी जी 2014 में केवल झूठ ही बोले ना। आज की डेट में तो सारी बातें झूठे हैं। हर चीज पे तो फेलियर मान है लीजिए सबका। कि उसका तो पुराना ट्रेनिंग है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो शराबबंदी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शराबबंदी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2 बात कहें, मैं पुलिस में भी काम किया हूँ और मैं 1 ड्रॉप दारू पीता नहीं, कभी आज तक मैं टेस्ट भी नहीं किया हूँ। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि इसको कानून के ज़रिए रोका जाए, समझे? और आप किसी की फूड हैबिट को कानून के ज़रिए नहीं रोक सकते हैं। जबकि चारों तरफ आपका बगल में नेपाल बॉर्डर है, झारखंड है, यूपी है, ये सब तरफ बंगाल है, चारों तरफ जो है वहाँ शराब बिक रहा है। तो डोर टू डोर मिल रहा है, शराब सिर्फ कागजों में बंद है। मैं कह रहा हूँ कि चारों तरफ आपका मतलब ड्राई नहीं है, तो वैसे हालत में आपकी स्टेट को आप ड्राई नहीं कर सकते हैं कानून के बल पे। और ये मतलब हैबिचुअल चीजें हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए? आपको नहीं लगता शराब बंद होने की वजह से जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है, खासकर युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, जो स्माइक वगैरह क्या क्या ले रही है, आपको लग रहा है शराब बंद होने के कारण ये सब हो रही है? एकदम इस पे मतलब जो हर महकमा पुलिस, जनरेशन तबाह हो रहा देखिए है। पुलिस महकमा के भी लोग इस बात को स्वीकार करते होंगे, जी। समझ गए? कि जब हम एक तरफ जैसे बैलून है ना, एक तरफ दबाएंगे तो दूसरी तरफ उसको फूलेगा। तो आप मान लीजिए एक नशा को बंद करेंगे तो कोई दूसरा नशा सब्सिडियरी इमर्ज करके आएगा। तो इसमें जैसे मतलब पहला आप देखेंगे, प्रशासन पूरी तरह फेलियर है। देखिए पिछला मतलब बैक आप जाइए 2015 में जब इसको बंद किया गया था, तो जो पहला जो ऑर्डर आया था उसमें क्या आया था, जिलों में हम बेचेंगे, लाइसेंस करके बेचेंगे। वो बहुत बढ़िया पॉलिसी था, समझा? वो एक लिमिटेड वे में होता, लेकिन उसके बाद जो कंप्लीट ड्राई किया गया वो एक वाइज डिसीजन नहीं था। अब जहां तक बता रहे हैं कि शराब बिकने के मामले में कि प्रशासन फेल्योर है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि प्रशासन पूरी तरह फेल्योर है, क्योंकि अगर पूरी तरह फेल्योर होते तो इतने लोगों को जेल नहीं होता, इतनी इतनी शराब रोज नहीं पकड़े जाते। कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सूखा नशा हाँ, का जो चलन बढ़ा है, इस पे कंट्रोल नहीं, लगाम नहीं लगा पा रही है। देखिए शराबबंदी को लेके मतलब मैं कह रहा हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उनका भी लिमिटेशन है। जैसे मान लीजिए नेपाल बॉर्डर है, तो कोई फेंस बॉर्डर नहीं है, वो खुला बॉर्डर है, किधर से भी घुस जाएगा, नदी के होके घुस जाएगा। आप एक एक व्यक्ति के पीछे मतलब पुलिस का भी अपना लिमिटेशन है। एक थाने में कितना पुलिस होता है? अगर आप नरपतगंज की जनता आपको जनादेश देती है, तो अगले 5 सालों में आप नरपतगंज को कहाँ देखना चाहेंगे? नरपतगंज विश्व पटल पे नाम लिया जाएगा इसका, ये जान लीजिए कि मैं मतलब इसको तय कर लिया हूँ कि मतलब नरपतगंज को हमको विश्व पटल पे लाना है, भारत में नहीं। मतलब यहाँ अगर एक बार समझिए, यहाँ के लोग अगर मुझे वोट करके जिताते हैं ना, तो ये पूरे दुनिया में चर्चा के विषय बनेगा। कोई और दूसरे लोग जीत के जाएंगे तो चर्चा का विषय नहीं बनेगा। वो एक नियर इन्फॉर्मेशन होगा, पेपर में निकलेगा, फलना सीट से फलना आदमी इतने वोट से जीता। एक आखिरी सवाल, विधानसभा में अपनी भूमिका को आप किस तरह से निभाएंगे? देखिए मुझे मतलब पता है, पब्लिक के बारे में जानकारी है, एजुकेशन के बारे में जानकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है। तो जो डिबेट होगा, जो मान लीजिए पॉलिसी बनेगा, तो उसमें मैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता हूँ। और जो आप जैसे अनुभवी लोग तो वाकई में जो अभी एग्जिस्टिंग विधायक सांसद है उसमें से शायद ही कोई उस मैच को कर पाएंगे। बाकी तो मान लीजिए 99% तो नहीं कर पाएंगे, 1-2 लोग ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं आप नरपतगंज विधानसभा के क्षेत्र की जनता, खासकर युवा वर्ग और
और जितने वोटर्स हैं आपके अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं मतलब उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि इस बार वोट देने से पहले आप देखिए कि आपके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। बेहतर उम्मीदवार परखने का तरीका है कि उस व्यक्ति का पुराना इतिहास देखिए, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, उसका वर्तमान कार्यकाल देखिए और उसके भविष्य के बारे में क्या उसका रोड मैप है, क्या विज़न है और कितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी है, कितना वो लॉजिकली बात कर सकता है, कितना आपके मुद्दों को समझता है और इन चीज़ों पे आप आप विमर्श करके तय कीजिए कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अस। तो उसके बाद जो कैंडिडेट बेस्ट आता है उसको वोट कीजिए, ना कि आप किसी पार्टी के पीछे भागकर, ना किसी जाति के पीछे, ना किसी धर्म के पीछे, ना तो कोई पैसे के पीछे। इन चीजों से अपने आप को परहेज बिल्कुल, कीजिए मैं ये लाइन और एक जोड़ना इतिहास रचिए। नरपतगंज की जनता के पास एक मौका है इतिहास रचने का। मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था इसमें कि अपनी बोली ना लगाएं, अपनी अपनी कीमत तय ना करें। हाँ, देखिए नहीं तो इससे अगर होगा तो बच्चों का नहीं, फ्यूचर फिर आप समाज का कल्याण नहीं इस मामले में मैं कहूंगा जनता से कि आपके वोट का कीमत 500 1000 रुपया नहीं एक है। साड़ी नहीं है, एक बोतल दारू नहीं है, मांस मुर्गा नहीं है। फ्यूचर तय करने जा आप रहे जो हैं। है एक मान लीजिए 100 करोड़ के रोड पे अगर चलते हैं तो आपके वोट का कीमत 100 करोड़ हो जाता है। अगर आप 100 करोड़ के अस्पताल में इलाज कराते हैं तो आपके वोट का कीमत 100 करोड़ हो जाता है। आप अपने गली का 1 करोड़ का रोड है ना, अगर वो अच्छा बन जाता है तो आप 1 करोड़ का कीमत होगी आपका। तो आपका वोट का कीमत करोड़ों में है भाई, ये समझिए, हजार में नहीं है, लाख में नहीं है, करोड़ों में।